औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कंजेस्टिव हार्ट कार्डियक अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कंजेस्टिव हार्ट फेलिवर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलिवर और सिंपली हार्ट फेलिवर के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू प्रोड्यूस सफिशिएंट आउटपुट to meet the metabolic demands of the body, to meet the metabolic demands of the body। इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है ये इतनी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता कि इतना ब्लड सप्लाई करे टू द बॉडी कि इसके जो बेसिक मेटाबॉलिक डिमांड्स जो होते हैं उसको पूरा कर सके, बेसिक मेटाबॉलिक डिमांड्स को वो पूरा कर सके। तो ये है कंजेस्टिव हार्ट फेलिवर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलिवर और हार्ट फेलिवर की डिफिनीशन। अब आते हैं इसके काज की तरफ के इसके काजेस क्या है। तो सबसे पहले जो उसका काज है वो है सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन क्या होता है? सिस्टोलिक डिस्फंक्शन ये होता है कि व्हेन द हार्ट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली, ये है सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। फॉर एग्जांपल जिस तरह सिस्टोलिक डिस्फंक्शन किस कंडीशन में होता है, फॉर एग्जांपल सीवियर एमआई में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसी तरह सीवियर हाइपरटेंशन में जो हार्ट जो है वो अच्छी तरह से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता है अगेंस्ट द प्रेशर। दूसरा है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन और इसका मतलब ये है व्हेन द हार्ट फेल्स टू completely fill और रिलैक्स। और ये किन कंडीशन में होता है? ये कंडीशन लाइक मायोकार्डियल फाइब्रोसिस में होता है, जब हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पा रहा होता है। किसी तरह कार्डियक टेम्पोनेड में भी इस तरह होता है। और इसी तरह दूसरे जो रीज़न है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में भी ये होता है कि हार्ट जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं कर पा रहा होता है या रिलैक्स नहीं कर पा रहा होता है। इसी तरह और भी रीज़न है लाइक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इस तरह कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, उसमें भी कम्प्लीटली फिल नहीं कर पा रहा होता है। तीसरा है वुल्वुलर वेल्स की जो डिस्फंक्शन होती है ड्यू टू द एंडोकार्डाइटिस एटसेट्रा। एंडोकार्डाइटिस वेल्स की डिस्फंक्शन इस तरह होती है कि वेल्स के जो मसल है फॉर एग्जांपल वो फट जाते हैं, तो इस तरह इट कैन लीड टू रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस एटसेट्रा, वेल्वुलर डिस्फंक्शन। तीसरा हो जाता है व्हेन द टिश्यू नीड्स मच मोर ऑक्सीजन देन द बेसिक मेटाबॉलिक डिमांड एंड इट मेनली अकर्स इन द कंडीशन लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस। पांचवा जो रीज़न है वो ड्यू टू द इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम एंड इट मेनली अकर्स इन द कंडीशन लाइक एनीमिया। इन दिस हार्ट फेलिवर इज called increase or high output failure. This is called high output failure. Now when the heart fails, there are some compensatory mechanisms which come into action, and the first mechanism is the Frank-Starling mechanism. This occurs when the heart fills completely. It causes stretching of the muscle fibers की स्ट्रेचिंग इंक्रीज हो जाती है और यही मसल फाइबर पर क्या करते हैं, मसल फाइबर जब ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं तो फिर इसी स्ट्रेच के जो मुताबिक है वो पोर्स भी ज़्यादा लगाते हैं, तो इट इंक्रीज द पोर्स ऑफ कंडक्शन। लेकिन इनका एक नुकसान ये है कि ये जो होता है इसके साथ ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। इट नीड बट मोर ऑक्सीजन एंड द हार्ट बिकम मच प्रोन टू द इस्कीमिया। सेकंड जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो है न्यूरोहार्मोनल चेंजेस एंड इट रिजल्ट्स इन द चेंजेस लाइक NAS जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर लेता है। इसी तरह मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज़ कर लेता है।
इसी तरह जो दूसरा चेंजेस है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इट काज रिटेंशन ऑफ द वाटर एंड साल्ट, वाटर एंड साल्ट कम एक्सक्रीट होते हैं। और ये इसलिए एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि किडनी में जो है ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी, जब किडनी में ब्लड फ्लो कम होगा तो वो ये समझेगा कि जो है बॉडी में ब्लड वॉल्यूम वो कम है, और इसी तरह वो जो है ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा करेगा। लेकिन इसका जो हार्ट पर इफेक्ट है वो जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि मच मोर ब्लड वॉल्यूम विल गो टू द हार्ट एंड मच मोर प्रेशर विल बी देयर ऑन द हार्ट। तीसरा जो है वो है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर भी एट्रिया से सिक्रीट होकर और ये क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा बाय इंक्रीजिंग द डाययूरेसिस, इसका एक गुड इफेक्ट है। तीसरा जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द माइकोर्डियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस स्ट्रक्चरल चेंजेस कैन लीड टू द हाइपरट्रोफी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द heart, and this hypertrophy may be due to one of the following: due to the pressure overload states or the volume overload states. Pressure overload states, for example, occurs in the hypertension like situation or stenosis like situation, and in this the thickness of the myocardium increases without no increase in the chamber size. As you can see, this is the normal heart, and you can see there is no increase in the chamber size, but the thickness is increased much more, and this thickness increased due to the reason that the new sarcomeres are added to the heart in a series fashion. For example, ये एक sarcomer है तो दूसरा sarcomer इसी तरह तीसरा sarcomer सीरीज में अटैच होगा, पैरेलल में, सॉरी, इन ए पैरेलल फैशन, ये सारे पैरेलल हैं। और इसी तरह इंक्रीज इन द साइज इन द थिकनेस ऑफ द हार्ट। दूसरा जो है वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट्स, ये कब होता है, ये फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ट्रू रिगर्जिटेशन की हालत में, रिगर्जिटेशन के स्टेट्स में, और फॉर एग्जांपल शंट्स के स्टेट में ये वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट्स में ये हाइपरट्रोफी होती है। इस हाइपरट्रोफी को प्रेशर ओवरलोड स्टेट्स में जिस हाइपरट्रोफी होती है जिनकी वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है विदाउट चेंज इन द इंक्रीज इन द चैम्बर साइज, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। और इस वाले जो हाइपरट्रोफी हो, इसमें जो हाइपरट्रोफी होती है इनमें वॉल की थिकनेस इंक्रीज नहीं होती, बल्कि द चैम्बर साइज को इंक्रीज हो जाए। यू कैन सी द साइज ऑफ द चैम्बर इंक्रीज विदाउट इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द सब। और ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर तो सार्कोमेर्स जो थे, न्यू सार्कोमेर्स, वो पैरेलल में थे, यहाँ पर सीरीज़ में होंगे। फॉर एग्जांपल एक सार्कोमेर ऐड हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये जो है कार्डियक वॉल की जो लेंथ को वो इंक्रीज करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द थिकनेस। और सच हाइपरट्रोफी को क्या कहते हैं, इस हाइपरट्रोफी को कहते हैं इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। इस वाले को कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी है, इसको इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट फेलिवर के बारे में। तो इसको हम मेनी बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट तब होता है जब एक्यूटली यानी बहुत ही कम टाइम में हार्ट फेलिवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल इज अकर इन द सेवियर एमआई। और क्रोनिक कब होता है, जब टाइम के साथ इंक्रीज होता रहता है, यानी सेवियरली यानी एक्यूटली नहीं होता, सडनली नहीं होता, बल्कि स्लोली होता है। और ये ड्यू टू द एमआई, बट फोकल एमआई की वजह से ये हो सकता है। दूसरे जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेलिवर, ये होते हैं सिमल्टेनियसली। फॉरवर्ड फेलिवर होता है कि हार्ट सफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर सकता, डिक्रीज इन द pumping ability
ability of the heart to the body, ये होता है पार्ट वर्ड में। तो इसी वजह से जब हार्ट में पंप नहीं करेगा तो ब्लड इसमें जमा होगा, हार्ट में ब्लड जमा होगा, और इस तरह इसकी जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर है ब्लड की वजह से वो ज़्यादा होगा। ये फिर जो है एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या करेगा, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा एट्रिया में प्रेशर को, और इसी तरह वीनस में जो प्रेशर है, वीनस में जब एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो फ्रॉम द बॉडी ब्लड एट्रिया में नहीं आएगा, और इसी तरह ब्लड जो है वो वीन्स में जमा होगा, और इसी तरह इंक्रीज इन द वीनस प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और इसको कहते हैं बैकवर्ड प्रेशर। व्हेन द end diastolic pressure increase in the venous pressure, it is backward because it is from the backward where the blood comes, i.e. from the veins। दूसरा जो है on the base of the side, left side heart failure और the right side heart failure।